राम राम किसान साथियों, आओ देखें इस महान प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कृषि के ऋषि आचार्य देवव्रत को और जाने कैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र प्राकृतिक कृषि फार्म हरियाणा के विश्व कल्याणकारी मॉडल से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करना किस प्रकार संभव है और जाने विश्व कल्याण के लिए आवश्यक वसुधैव कुटुंबकम के अपने धरती माता के प्रति अर्थवेद के पृथ्वी सूक्त में वर्णित धरती माता के पुत्र के रूप में अपने कर्तव्य माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीया। मित्रों, भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी संस्कृति में किसान को अन्नदाता व गौ को गौ माता का स्थान प्राप्त है और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में कृषि गोरक्ष वाणिज्यम का संदेश दिया है। अतः कृषि गो संरक्षण और व्यापार का समन्वित विकास ही भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और धरती के बिगड़ते स्वास्थ्य से जूझ रही है, तब इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत की गो आधारित प्राकृतिक खेती की पद्धति आशा की किरण बनकर सामने आई है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे प्रेरणा स्रोत महान व्यक्तित्व जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपने जीवन का मिशन बना लिया है। महामहिम राज्यपाल गुजरात व वैदिक संस्कृति के ध्वजवाहक आचार्य देवव्रत जी के विश्व कल्याणकारी मॉडल प्राकृतिक कृषि फार्म गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में। यह वही पावन धरती है जहां देश के वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं, देश के यशस्वी लोकप्रिय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आकर देखा कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से कैसे बिना रसायन और कीटनाशकों के धरती माता को स्वस्थ रखते हुए खेती की जा सकती है और कैसे प्राकृतिक मिट्टी की उर्वरता को लौटाया जा सकता है और कैसे प्राकृतिक खेती से खेती की लागत को लगभग नगण्य करके और फसल की गुणवत्ता पूर्व उत्पादकता बढ़ाकर बाजार में फसल का लाभकारी मूल्य लेकर किसान आत्मनिर्भर बन सकता है और साथ ही प्राकृतिक खेती से खेती में जल की खपत को 50% से ज्यादा कैसे कम किया जा सकता है। आचार्य देवव्रत जी कहते हैं, प्राकृतिक खेती सिर्फ खेती नहीं, यह धरती माँ की सेवा। इस मॉडल को जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्राकृतिक खेती का मिशन उनके नेतृत्व में बना है। ठीक से किसानों को ट्रेनिंग देके अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन भी बढ़ेगा, गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, धरती बचेगी। अब केंचुआ गांव में देखने नहीं मिलता और केंचुआ वो है जो धरती में 50-50 फुट नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, पूरी धरती को एक तरह से पोली बना देता हो, पत्थर की तरह कड़ी नहीं होने देता। और केंचुआ मिट्टी खाता और मिट्टी देता, वो भी खाद का काम करता है। ये प्राकृतिक खेती ही हमारी धरती को बचाएगी, हमारी अन्न की, क्योंकि आज विषाक्त अन्न खा के कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, उससे भी बचाएगा। मुझे लगता है कि भगवान की इच्छा थी आचार्य जी के आपके इस प्रयोग को देखने हम लोग आए, तो हजारों लोग यहाँ आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब प्राकृतिक खेती का हमारा मिशन धीरे धीरे भले सही हो लेकिन अब सही दिशा में आगे। हम कहते थे, आज से मैं कहता हूँ ऋषि, किसानों के साथ जो चिंतन है वो ऋषि तुल्य है, जो केवल समाज और देश को बचाने के लिए काम कर रहा है। मैं आचार्य जी प्रणाम करता हूँ। हाँ, यही धरती है जहाँ से प्राकृतिक खेती की शुरुआत हुई। इसका श्रेय हम आचार्य देवव्रत जी महामहिम राज्यपाल गुजरात को देना चाहेंगे। उन्होंने यहाँ स्टार्ट की, फिर वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने, वहाँ पे स्टार्ट की। आज आप देख रहे हो वही पौधे है, वही बच्चे हैं जो यहाँ के काम कर रहे हैं और अब आचार्य जी गुजरात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको नेशनल मिशन बना दिया है। इससे प्रभावित होके जो हमारा यूथ है, देखो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है। अल्टीमेटली हमें जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आना है कृषि पे ही, और कृषि हमें चाहिए सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करें
और ये बेस्ट गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। अब प्राकृतिक खेती में जो युवा इन्वॉल्व होगा, वो युवा हर लेवल पे इन्वॉल्व हो सकता है, उसको सक्सेस मिलेगी। अगर वो एक अच्छा साइंटिस्ट बनता है, अच्छी ट्रेनिंग लेता है, तो इसमें इतनी रिसर्च हो सकती है। जैसे आपने बताया कि जो रिसर्च की स्टार्ट हमने यहीं से की। आचार्य जी ने हमें कहा कि डॉक्टर साहब इसके पीछे साइंटिफिक बेस क्या है, जो जीवामृत है, घन जीवामृत है, इसके पीछे क्या साइंस काम करती है। तो हमने जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं उनकी सारी की सारे उनके इंग्रेडिएंट्स, उनके बायोएक्टिव कंपाउंड्स और जैसे जीवामृत है इसका नेचुरल माइक्रोफ्लोरा सारा का सारा हमने डिटेक्ट किया। प्लांट प्रोटेक्शन एस्पेक्ट है वो कैसे काम करता है उस पर हमने काम किया। पब्लिकेशंस आई, अब नियर बाय 200 पब्लिकेशंस हमारी बड़ी अच्छी अच्छी जर्नल में, नेचर में, स्प्रिंगर में, एल्सवियर में ये छपी हैं। तो उसका आधार ये बनेगा कि जो प्राकृतिक खेती है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो फील्ड से लैब में आई है, फील्ड में सक्सेसफुल रही, उसके बाद हमने साइंस की और लैब में वही रिजल्ट आ रहे हैं जो 7 साल पहले हमारे किसान कह रहे थे, आचार्य देवर जी कह रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है और इसके रिजल्ट हैं, उनको हमें वैलिडेट करना है। अब हम वैलिडेट कर रहे हैं। यूथ है वो इसमें इन्वॉल्व हो, जैसे हमने सिलेबस बना दिया है एमएससी के लिए, पीएचडी के लिए, यूजी के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए। जब शुरू से ही बच्चा बचपन से प्राकृतिक खेती के बारे में पढ़ने लगेगा और वो कोर्सेज करेगा, डिप्लोमा करेगा, प्राकृतिक खेती करेगा, तो उसको सक्सेस मिलेगी। फिर वो चाहे साइंटिफिक फील्ड में जाए, चाहे वो अपना बिजनेस करे, एंटरप्रेन्योर बने, चाहे वो एक सोशल वर्कर बने, जाके समाज को एक डायरेक्शन दे कि भी प्राकृतिक खेती का प्रोड्यूस है ये खाएं, बीमारियों से बचें, चाहे वो सर्टिफिकेशन में जाए, क्वालिटी कंट्रोल में जाए, जिस भी फील्ड में जा रहा है हमारा यूथ उसको सक्सेस मिलेगी। और क्योंकि ये सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी, ये इतिहास बनेगा कि वे उस टाइम में प्राकृतिक खेती स्टार्ट हुई थी और आज हमारी जो मिट्टी है, हमें अच्छी मिट्टी, अच्छा जल, अच्छे वायु, अच्छा प्रोड्यूस हमें मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी होने की वजह से, सस्टेनेबिलिटी होने की वजह से ये प्रोड्यूस उनको मिल रहा है, ये वातावरण उनको मिल रहा है और यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो ये मिशन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। देखिए, जो कुरुक्षेत्र स्थित प्राकृतिक खेती फार्म है गुरुकुल का और कृषि तथा किसान कल्याण विभाग दोनों मिलकर किसानों को और जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका भी हम प्रशिक्षण करवाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, महिलाओं को भी हम 3 दिन का या फिर 1 दिन का हम प्रशिक्षण देते हैं प्राकृतिक खेती से संबंधित। तो यहाँ पे हम 10,000 से ज़्यादा किसानों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, स्कूल के बच्चों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। यहाँ पे हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है, जीवामृत बनाना, घन जीवामृत कैसे बनाते हैं, उनको कैसे स्प्रे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से किसानों को भी और बच्चों को भी, जितने भी प्रशिक्षणार्थी आते हैं सबको हम सिखाते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया था और उसके बाद प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए देश में राष्ट्रीय आयोजनों में कह चुके हैं कि आज जो किसान प्राकृतिक खेती को जितना जल्दी अपना लेगा वह उतना ही जल्दी प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। महामहिम राज्यपाल गुजरात आचार्य देवव्रत जी के अथक प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का निर्णय इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्राकृतिक खेती केवल एक खेती की विधि नहीं, यह वसुधैव कुटुंबकम के तहत एक वैश्विक जन आंदोलन बन सकता है जिसकी थीम होगी माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्याः, जिसका उद्देश्य होगा कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर धरती माँ के स्वास्थ्य लौटाया जाए। तैयार किया है यह संस्थान। प्राकृतिक खेती यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र कृषि फार्म में हो रही है। यहाँ प्राकृतिक कृषि फार्म में आप देख सकते हैं हमारे व्यवस्थापक गुरुकुल कुरुक्षेत्र के श्री रामनिवास आर्य सर के साथ हूँ। सर, खरपतवार एक किसानों के लिए एक बहुत बड़ा एक शत्रु वाला वर्ड क्रिएट कर दिया गया है। प्राकृतिक खेती में क्या खरपतवार का समाधान है या खरपतवार के कुछ लाभ भी हैं किसानों के लिए? सबसे पहले सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। केपी सिंह जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है इस प्राकृतिक कृषि फार्म पर, जिसपे हमारे आदरणीय आचार्य श्री देवव्रत जी के डायरेक्शन में प्राकृतिक कृषि पिछले 8-10 साल से हो रही है और बहुत अच्छी
तरह से हम कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, आपके सामने सब कुछ। अब आपका प्रश्न है कि खरपतवार जो एक शत्रु के रूप में किसान देख रहा है, और विशेषता यह है कि जो लोग प्राकृतिक खेती करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती एक खरपतवार बना हुआ है। और मेरा अपना अनुभव जिस इस फार्म का है, तो मैं खरपतवार को ना तो शत्रु मानता हूँ ना ही समस्या मानता हूँ, और किसान बंधुओं को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खरपतवार हमारी जो खेती है उसका एक हिस्सा है, ये जमीन का हिस्सा है, उसका श्रृंगार है ये, उसके बिना तो जमीन रह ही नहीं सकती। बस शर्त ये है कि जो वो खरपतवार है वो हमारी मुख्य फसल पर हैवी नहीं होना चाहिए। अगर मुख्य फसल हमारी उससे ऊपर है और नीचे खरपतवार है तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा। ये हमारी गलतफहमी है कि खरपतवार नुकसान करता है। दूसरा रही बात, फिर भी इसका नियंत्रण तो होना चाहिए। हम इसमें जो है प्राकृतिक कृषि में इसका नियंत्रण कैसे करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर एक ये कि हम फसल चक्कर अपनाते हैं, माने कि हमारे पास गौशाला है और हम उसमें जो है जिस एकड़ में हमने अब की बार कोई मुख्य फसल जैसे गेहूं की है या धान की है या फिर हमने अन्य कोई फसल जो अनाज की है, अब हम अगले साल उसमें वो अनाज की फसल ना करके हम उसमें जो है चारा करेंगे, माने पशुओं का चारा करेंगे। तो चारा में जो हमारा जो खरपतवार है वो उगेगा, वो बार बार कटेगा तो उसका बीज नहीं बन जाएगा, जिससे कि हमारा अगले साल उस जगह पे उस जमीन में खरपतवार नहीं आएगा। दूसरा हम क्या करते हैं, फसल कोई भी फसल बोने से पहले उसमें पलेवा करते हैं 15-20 दिन पहले, और वो जो खरपतवार का बीज है वो पानी लेकर मॉइस्चर लेके उग जाएगा और उससे जुताई करेंगे, फिर हम फसल की बुआई करेंगे, उससे भी हमारा फसल का जो निवारण होता है। और तीसरा ये है कि हम कोशिश करते हैं कि कहीं पे भी जमीन हमारी खाली न रहे, उसमें हम सह फसलों को इस तरह से उगाते हैं कि कहीं ना कहीं जगह ही नहीं मिलती कि खरपतवार को धूप मिले और वो उगे। और नंबर 4 जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मल्च। मल्च 2 तरह की होती है। एक तो होती है जो क्रॉप रेजिडू होता है, क्रॉप का जो वेस्ट होता है उसकी मल्च करते हैं, और दूसरा प्लास्टिक मल्च भी होती है। अब प्लास्टिक मल्च का भी प्रयोग कहीं ना कहीं हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास उस तरह के किसान भी, उस क्षेत्र के किसान भी आते हैं जहाँ पे पराली या उस तरह का रेजिडू उपलब्ध ही नहीं है, तो वो उनकी मजबूरी है प्लास्टिक मल्च पे जाना। उस तरह के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं हम कि प्लास्टिक मल्च से क्या फायदा है, नुकसान होना है या होता है, पर ऐसा हमें कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला कि प्लास्टिक मल्च से भी कोई नुकसान हुआ। पर मुख्यतः हम प्रमोट करते हैं प्राकृतिक मल्च, माने कि रेजिडू वेस्ट, पराली वगैरह जो क्रॉप वेस्ट है उसकी हम मल्च करते हैं, और वो भी जो है कहीं भी खरपतवार को आने नहीं देता। और यही नहीं कि अगर मैं मल्च की बात कहूँ तो मल्च के तो अनेक लाभ हमारे पास हैं, बहुत सारे लाभ हैं। ये एक है, मतलब क्या देखिए, सबसे पहले बात खरपतवार, उसका निदान, उसका कंट्रोल ये करती है हमारी जो मल्च की बात करें। और दूसरा जो है कि इसमें पानी की बचत बहुत होती है। अच्छा, अगर आप धरती को ढक के रखेंगे तो उसमें जो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, और मॉइस्चर मेंटेन ही नहीं रहेगा, जो हमारा प्राकृतिक में जो एक तरह से मॉइस्चर है, जो नमी है, वो मल्च जो है उसको भी ले लेती है, ऑब्जर्व करती है, और जिससे कि वो पौधे को देती है। ये तो पानी बहुत कम लगता है। और दूसरा ये कि जब आप मल्च करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक एक्सट्रीम गर्मी होती है जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन उठता है, ये ऑर्गेनिक कार्बन को भी बचाती है, जिससे उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। और नंबर 3 जो है केंचुआ, जो है केंचुआ जो है वो जो अंधेरे में काम करता है। अगर आप मल्च करते हैं तो वो दिन में भी अपनी एक्टिविटी जारी रखता है, वो नहीं तो रात को काम करता है। क्योंकि रात को क्यों काम करता है, उसको डर रहता है पक्षियों का उठाने का। नंबर 4 ये जो मैं बात कर रहा हूँ। और नंबर 5 जो है, जो ये मल्च है, जो आपने जीवामृत के रूप में खेत में डाले हैं, उन जीवाणुओं को भी भोजन चाहिए, तो वो भोजन कहाँ से लेंगे? तो वो एक मल्च अगर आप कहीं ना कहीं करते हैं क्रॉप वेस्ट की, तो उन जीवाणुओं का वो भोजन भी बनती है जो करती है। तो ये देखिए मतलब कितने लाभ। खरपतवार कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, बिल्कुल किसान बंधुओं, डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये खेती का हिस्सा है। बट शर्त ये है कि वो आपकी फसल पे हैवी ना हो, और उसको आप काट कर आप वहीं कहीं डाल दोगे तो वो भी एक मल्च बन जाएगी। और ये तो एक लाइव मल्च में आता है। तो
आपने देखा प्राकृतिक खेती में किस तरह खरपतवार का मल्चिंग के रूप में भी प्रयोग मल्च करते कर हैं सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर उसको काट कर भी उससे बचा जा सकता है। और यह एक अहम हिस्सा है कृषि का, इसीलिए खरपतवार की यह जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। क्रॉस है तो एक किसान थे शहजादपुर गांव के कपिल शर्मा जी, वो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए थे और उन्होंने ये बाग स्टेब्लिश करवाया है। और अब की बार फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग आई है इस बाग पे। और आप ये देख रहे हो ना, जो इंटरक्रॉपिंग के रूप में मेज, मेथी, धनिया, पालक, मटर सब कुछ बीजा हुआ है। और जो आप बेड देख रहे हो सभी पे मल्चिंग की हुई है। और जिस जिस रो में मेथी है, अपना मटर है, यहाँ पे जो मेज की ऊंचाई होगी ना वो काफी ज्यादा होगी, क्योंकि ये सारी फसलें नाइट्रोजन फिक्स का काम करती हैं। तो जो हमारी भूमि की गुणवत्ता है, उपजाऊ शक्ति है, वो बनी रहती है, डाइवर्सिटी बनी रहती है। और जो आप ये मल्चिंग देख रहे हो, इससे हमारा पूरा जो एक्टिविटी है वो भी पूरी बनी रहती है। ऐसा है कि ये अभी गर्मियों का फल लेने के लिए ये अभी गर्मियों का फल देखिए। इसमें जैसे आप देख रहे हैं ना, हमने पराली से मल्चिंग की हुई है। अच्छा अच्छा तो मल्चिंग से क्या होता है, एक तो हमारे खरपतवार कंट्रोल हो जाते हैं, अच्छा अच्छा। दूसरा हमारी जो भूमि का तापमान है वो मेंटेन रहता है, भूमि में नमी बनी रहती है, पानी की आवश्यकता कम रहती है, हमारी पानी की बचत हो जाती है। अच्छा अच्छा। और जो हमारा देसी केचुआ है वो अमूमन खुले फील्ड में सिर्फ रात को काम करता है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में नहीं करता, उसको डर रहता है कि वो पक्षी उसको उठा ले जाएंगे। जैसे कल मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, ये 180 एकड़ का कृषि फार्म है और ये 180 एकड़ भी ना 2 भागों में बटा हुआ है। अच्छा, वो जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, वहाँ से सड़क जाती है इस गांव में। तो जो सड़क से उस पार का एरिया है वो 100 एकड़ है, और जो सड़क से जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे इस पार का एरिया वो 80 एकड़ है। तो जो 100 एकड़ वाला एरिया है वो पहले लीज पे दिया जाता था, ठेके पे देते थे किसानों को। तो जैसा कल डॉक्टर व्योम ने आप लोगों को बताया था, 2016-17 में वहाँ पे केमिकल फार्मिंग से डायरेक्ट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की गई। ये जो आप बाग देख रहे हो, ये आड़ू का बाग है, शान पंजाब इसकी वैरायटी है। और बीच में आप लोग देख रहे होंगे कि हर जगह इंटरक्रॉपिंग जरूर होती है। जहाँ पे भी आपको बाग मिलेगा वहाँ पे इंटरक्रॉपिंग जरूर मिलेगी। इन राइस 80s में, आजकल नहीं है विशेष, आजकल दूसरी डिजीज आ गई है। उसमें क्या था कि जब सकुलेंस बढ़ जाती थी, नाइट्रोजन का यूज बढ़ जाता था, ग्रीननेस बढ़ जाती थी, तो ये आती थी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती थी, बादल रहते थे। तो देसी केचुआ है वो गोबर भी खाता है और मिट्टी भी खाता है, ये डिफरेंस। हाँ। दूसरा डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है, अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा या एक्सट्रीम लो हो जाएगा वो केचुआ मर जाएगा। सबसे आसान तरीका क्या है, आप देसी गाय के गोबर की खाद लीजिए और उसको डंडे से कूट के बारीक कर लीजिए। ऐसे आप देखिए ना, बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल हल्का है। तो इसको बारीक कूट के ऐसे डंडे से और ऐसे फैला के जो तैयार किया अमृत है उसका 6 से 8 लीटर घोल है, इसमें स्प्रे। गर्मियों के अंदर तैयार होने के 7 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल कर लेना आपने। जब ये तैयार हो गया ना, जब ये तैयार हो जाए ना गर्मियों में, 1 सप्ताह के अंदर इसका आपने इसका इस्तेमाल कर लेना। ये बरगद के पेड़ के नीचे है ना, बरगद ये किसी भी पेड़ के नीचे की हो, मेन कंसेप्ट क्या है कि हमें ऐसे जगह से मिट्टी लेनी है जहाँ पे केमिकल वगैरह का इस्तेमाल ना किया गया हो। हाँ, इसको अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 मिनट क्लॉकवाइज सुई की घड़ी की दिशा में मिक्स घुमाओ।
मर जाएंगे वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, मैं बताता हूँ। साइंटिफिक कारण तो ये है कि जब आप लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे किसी चीज को, हैवी पार्टिकल्स क्या है, उनका ऊपर नीचे का सर्कुलेशन बनेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो हैवी पार्टिकल्स नीचे ही घूमेंगे, ऊपर नहीं आएंगे। अच्छा, क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब ये है कि तथ्य है, जीवों के लिए अमृत है ये। रोहन ठीक है, आगे भाई खड़े रखिए रोहन। 170 के आसपास, 810 किलो। अरे वो पूरा 1.5 क्विंटल करना है यार। 10 किलो गोबर हो गया, 10 किलो वहीं से डालेंगे। बेसन है, गुड़ है। उसके बाद इसमें लगभग 2 किलो गुड़, 2 किलो गुड़ का ये इसमें भिगो लेते हैं इसमें बूस्टअप, ताकि ये मिक्स आसानी से हो जाए। गुड़ की बजाय सीरा भी डाल सकते हैं। सीरा ही है, ठीक है जी। इसके बाद 1.5 से 2 किलो दाल का बेसन, हाँ, इसको भी मिक्स कर रखे हैं ताकि इसमें मिक्स जल्दी हो जाए। बेसन चने की दाल, कोई सी दाल ले लो डॉक्टर। 2 किलो, 2 किलो हाँ चना। हमारी धान की फसल है, उसमें हम जीवामृत एक पानी छोड़ के एक पानी में हम जीवामृत मिलाते हैं। उसमें हम 200 लीटर से लेके 500 लीटर तक भी जीवामृत उसमें दे देते हैं। कितने दिन में? उसको हम जैसे दान में पानी हर रोज लगाना पड़ता है, हम 1-2 दिन छोड़ के जब भी पानी लगाते हैं तो उसमें जीवामृत उसके साथ ही हमारा चलता है। हाँ जी। इसका माथा गोल है ना, और कान नीचे लटके हुए हैं। ये गिर गाय है, और ये वाली जो गाय है ये साहिवाल है। इसके कान छोटे हैं, माथा भी थोड़ा छोटा है गिर से, और कान चपटे हैं। वो जो आप सफेद गाय देख रहे हैं ना, छोटे छोटे सींग है और बीच में एक ऊंचा उठा हुआ है, वो हमारी थारपारकर है। और रेड सिंह भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाली, ये साहिवाल, साहिवाल कौन से है? ये साहिवाल की कद थोड़ी छोटी है। ब्राउन कलर की स्टैंड खड़ी है, वो छोटी छोटी सींग है ना, उसके पीछे में तो साहिवाल घूमते हैं, वो हमारी रेड सिंह है। वो पीछे खड़ी है, कर्नल सिंघाड़ी मिलेगा ना, बताइए वो भी गिरा, उसका माथा गोल है ना, वो गिरा है। बहुत बढ़िया खास पहचान साहिवाल की। और ये कौन सी? साहिवाल माथा मिलेगा, छोटा है। दौड़ माथा गिर है वो, ये साहिवाल, ये साहिवाल मोदी वाली साहिवाल। 6 साल 5 देसी होगी, सफेद होगी जो देसी हरियाणा की। मित्रों, ये गुरुकुल प्राकृतिक कृषि फार्म जो कुरुक्षेत्र में है, महामहिम राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी का, वहाँ पर यह 4.5 किलो का यह संगम है। और मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से और भी उत्पाद बड़े आश्चर्यजनक यहाँ पर पैदा होते हैं, वो भी बिना रासायनिक प्रयोग के, सिर्फ प्राकृतिक खेती के जीवामृत जो बन रहा है उससे। और यहाँ पर नीमास्त्र और अग्निअस्त्र और अलग अलग तरीके का यहाँ पर प्राकृतिक कृषि के लिए जो जो उत्पाद यूज किए जाते हैं उन सब का यहीं पर निर्माण होता है। और उसका प्रोडक्शन है ये 4.5 किलो का संगम।
बनाने की तैयारी हो रही है। और हमारे साथ हैं प्राकृतिक खेती विशेषज्ञ श्री लकी तिवारी जी। सर, जैसा कि आप बता रहे थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दरअसल ये गाय का गोबर है और भैंस के गोबर को क्यों नहीं यूज करते हैं, जबकि गोबर तो वो भी है। बिल्कुल, अभी हमारे पास कहने का सिर्फ यह प्राकृतिक खेती में देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके पीछे का कारण ये है, जो देसी नस्ल की गाय होती हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जो हमारा मेन कल्चर डेवलप करना होता है कि उसमें कितने ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरियाज अवेलेबल हैं। तो जो लैब टेस्ट वगैरह करने के बाद ये पाया गया है कि जो हमारा देसी गाय का गोबर है, उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं 1 ग्राम में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है। 1 ग्राम में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा बैक्टीरियाज है। जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाना प्लस जो एनर्जी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जो आवश्यकता होती है, वो इसमें अधिक पाई जाती है। तो इसी वजह से हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं देसी नस्ल की कोई भी गाय, चाहे वो गिर हो, हरियाणा की हो, थारपारकर हो या फिर साहिवाल हो, कोई भी गाय, उसका इस्तेमाल करने के लिए। अभी हम कितना जीवामृत बनाने जा रहे हैं? ये 5000 लीटर का हमारा कैपेसिटी है। आज जो बनेगा 5000 लीटर का जीवामृत तैयार होगा। और इसमें गोबर है, ये गौमूत्र है, देसी गाय का गौमूत्र। इसमें जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, वो इसमें कहा जाता है कि इससे जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे जो रूट जड़ सड़न का जो समस्या आता है, रूट रॉट वगैरह, इसमें सिर्फ गौमूत्र का ही स्प्रे करने से या फिर मिट्टी में ड्रिंचिंग करने से वो खत्म हो जाते हैं। ये भी लैब में यूनिवर्सिटी में प्रूव हो गया। तो गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करना आगे इसकी विधि देखेंगे या रॉ मटेरियल का। और क्या लगता है जीवामृत? बेसन है, गुड़ है, मिट्टी है। गुड़ है, मिट्टी है, उसके सारे रेशियो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें पानी 5000 लीटर और गोबर 250 किलो, गौमूत्र 250 लीटर, बेसन 37 किलो, गुड़ 50 किलो और मिट्टी पीपल या बरगद के पेड़ की, बड़े पेड़ के नीचे वाली। हाँ, बड़े पेड़ के नीचे वाली। यहाँ पर कैसे गुड़ तैयार किया जाता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा बतौर मास्टर ट्रेनर यहाँ पे प्रशिक्षण के कार्यक्रम को चलाने के लिए यहाँ पे देखरेख का काम करता हूँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे गुरुकुल के अंदर, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, देसी तरीके से जो हमारा प्राकृतिक गन्ना है, उसके रस से गुड़, शक्कर और देसी खांड बनाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पाइप से रस आ रहा है। यहाँ पे इसकी सफाई केमिकल की बजाय सुखलाई से की जाती है। यहाँ से सफाई करने के बाद इसको इस टैंक में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ इसको गर्म करके फिर से सफाई की जाती है। जब ये पूरी तरह से साफ हो जाता है, फिर उस कढ़ाई में इसको रस को पकाया जाता है। जब ये रस पूरी तरह से पक जाता है, फिर यहाँ इस चक्के में इसको ट्रांसफ़र करके गुड़ और शक्कर बनाई जाती है। और अगर देसी खांड बनानी है तो उन स्लाइजर्स में शिफ्ट किया जाता है। अच्छा अच्छा, ये खांड यहाँ पे बनाई जाती है। बनती है यहाँ पे। और इन स्लाइजर्स में इसको 72 घंटे तक घुमा के ये शक्कर बन रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शक्कर है। देसी खांड बनाने के लिए इन स्लाइजर्स में इस पके हुए रस को 72 घंटे तक घुमाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब इसको इसमें 72 घंटे तक घुमाते हैं तो ये दानेदार फॉर्म में आ जाता है। देखो, आप देख भी रहे हो। हाँ 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 हाँ। उसके बाद इसको स्पिनिंग मशीन में शिफ्ट किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी के फार्म हाउस पर हमसे बात कर रहे हैं। तो सर, किसानों के लिए हर साल पराली को लेकर बहुत सारी डिबेट्स आती हैं। दिल्ली एनसीआर के बारे में भी बोला जाता है कि पराली, तो पराली को किसान कैसे प्राकृतिक खेती की पद्धति में कैसे यूज कर सकता है? धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी, जिला उद्यान अधिकारी कुरुक्षेत्र।
जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि किस तरह जो पराली प्रबंधन की बात कर लें हम, इसको हम एक सामूहिक रूप से पराली प्रबंधन की बात करते हैं। तो पराली प्रबंधन में कई चीज़ें सम्मिलित हैं। एक तो अभी जो नया जो इस समय ट्रेंड है कि एक पराली से डिफरेंट उत्पाद बनाना, तो वो एक अलग पार्ट है कि उससे उत्पाद बन रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग आगे होके उससे तरह तरह के मटेरियल बनाए जा रहे हैं, उसके बाद उसको सड़ा के उससे गैसेस निकाल के उससे आगे खाद पे भी लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं, खाद बनाने पे भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया पराली प्रबंधन की, उसमें डायरेक्टली पराली का किस तरह हम उपयोग बागवानी फसलों में कर सकते हैं और मुख्य रूप से प्राकृतिक कृषि में किस तरह से पराली का उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें जो सबसे अच्छा माध्यम है कि पराली को प्राकृतिक कृषि में हम एज ए मल्च यूज़ करें। मल्च, तो मल्च मटेरियल के रूप में पराली एक बहुत अच्छा माध्यम है। थोड़ा सा पराली जब हम लेते हैं उपयोग के लिए मल्च में, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें किसी तरह से आपके बहुत ज़्यादा जो ग्रेन है या जो फूड मटेरियल हो उसके साथ ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिफरेंट तरह के जो आपके जैसे चूहे हो गए और कई तरह की चीज़ें अट्रैक्ट भी करते हैं सडनली की, कहीं ना कहीं वो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे तो है उसी साइकिल का हिस्सा, लेकिन हमने इंटेंशनली उसको अट्रैक्ट नहीं करना। तो थोड़ा सा पराली को अच्छी तरीके से आप उस तरह की पराली यूज़ करें जिसमें पूरी तरह से दाने झड़ चुके हैं, और आप बढ़िया पराली यूज़ करके उसको एज ए मल्च मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बात आ जाती है कि मल्च हम कब यूज़ करें, कितना यूज़ करें, और मल्च यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे बड़ी एक समस्या है जैसे खरपतवार की। तो खरपतवार की समस्या पराली से तो दूर हो ही रही है, क्योंकि एक आच्छादन हो रहा है आपका सॉइल के ऊपर, तो जो खरपतवार है धीरे धीरे वो भी उगना बंद हो जाता है। दूसरा ये है कि जो नेचुरल खरपतवार है उसको भी एज ए मल्च मटेरियल उसके साथ हम मिक्स करके यूज़ कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि एक मॉइस्चर जो मेंटेनेंस है वो सबसे बड़ा पॉइंट है फ्रूट क्रॉप में, क्योंकि एक प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और पौधे को स्ट्रेस से बचाए रखने के लिए एक अगर मल्च अगर आप पराली की अच्छा एक आच्छादन हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका मॉइस्चर कंजर्वेशन होता है, जो कहीं ना कहीं पौधे को भी फ़ायदा है। और दूसरा, अगर एक मॉइस्चर मेंटेन होता है मल्च के केस में, तो आपका जो सूक्ष्म जीव है, जो आपको बेनिफिशियल जो माइक्रोब्स हैं, उनकी भी संख्या में इजाफा होता है और एक अच्छी मात्रा में आपको माइक्रोब्स उसमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की सारे सामूहिक रूप से मल्च के फायदे हैं। मतलब पराली प्रबंधन करने की आवश्यकता है, पराली से डरने की आवश्यकता, डरने की आवश्यकता है, उसको जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं बिहार बेगूसराय जिला से आया हूँ और यहाँ पे मैं प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण लेने आया हूँ। और मैंने यहाँ पे चीज़ों को अनुभव किया कि चीज़ें प्राकृतिक जो है, हमारे जो पुराने हमारे पूर्वजों ने जो खेती किया, उस खेती को वापस से पुनर्जीवित करने का जो माध्यम है, जो विधियां हैं, उसको पुनर्जीवित करके हम समाज में लोगों तक पहुंचाए, और इस चीज़ से हमें और भी उपज भी हमें अच्छे मिलेंगे और हमारे समाज भी स्वस्थ रहेंगे। तो यही हमारी नमस्कार, मैं ललित चौधरी, इंजीनियर। हम यहाँ पे गुरुकुल में प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं, जहाँ पे हमने कल थियोरेटिकल नॉलेज लिया, हमने गौशाला विजिट किया, जहाँ पे फसल उग रही हैं वो हमने विजिट किए, खेत देखे। तो एकदम स्वस्थ फसल है और एकदम अच्छी पैदावार के साथ वहाँ पे चीज़ हो रही हैं। और जो एक अस्त्र बताए हैं, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र जो है आज की डेट में कहा जाता है, जीवामृत, उसका प्रॉपर प्रोडक्शन करके और वहाँ पे फसलों में लगाया जा रहा है, जिससे कि जो फसल हैं वो काफ़ी अच्छे से उग रही हैं और उनकी जो उर्वरकता है मिट्टी की, वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। हम देख रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने जैसा कि हमें पद्मश्री डॉक्टर हरिओम सर ने बताया था, तो वो चीज़ हमने आज लाइव देखी जहाँ पे कृषि सेंटर पे जाके। आप यहाँ से देखिए कि मैंने यहाँ से जुड़ा था, मैं सिर्फ एक ट्रेनिंग के लिए। मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई थी, मैं एक पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी हुई है। और पीएचडी के बाद मेरा क्या था कि एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना जरूरी है हमारा। तो मैं एक किसी कंपनी में ना जाके पहले यहाँ फार्म पे एक एज ए इंटर्न के लिए कि सीखते हैं कि कुछ नया आया है, उसको सीखते हैं, करते हैं कि होता क्या है। और मैंने यहाँ पे आकर ऐसा देखा कि जो हम प्राकृतिक कृषि में कृषि हो रही है, यहाँ पे हर तरह की खेती संभव है।
चाहे आप ऑर्चर्ड देख लीजिए, बागवानी की फसलें देख लीजिए, सब्जी देख लीजिए, हमारी ये जीरी खड़ी है अभी यहाँ पे धान की फसल है, ये देख लीजिए। सभी फसलें हमारी एट पार जा रही हैं कि जो हमारी केमिकल से खेती तैयार कर रहे हैं हम, उनसे ऊपर चली गई है किसी किसी फसल में हमारे पास में। और इसमें मैं चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं उनके लिए मेरा एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप सभी इस एक मुहिम से जुड़िए। हमारे जो एग्रीकल्चर के युवा हैं उनको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हम एक केमिकल से हटके भी खेती कर सकते हैं। हमें यही पढ़ाया जाता है कि आपको ये बीमारी आई है तो आप ये केमिकल कर दो, ये कीड़ा आ गया तो ये केमिकल कर दो कि आपका कीड़ा एक बार में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप प्राकृतिक कृषि में आओगे तो आप एक इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ आप सीखोगे और उसको ही अपने आप जो प्राकृतिक खेती आप किसी किसान को समझाओगे तो उनको भी बताने में आपको सहयोगी रहेगी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये ऐसे ही पॉसिबल है। धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र में की जो मिट्टी है वो इतनी उपजाऊ है कि इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से नमी भी है और इसमें जो केंचुआ है, केंचुए का भी इसमें जो वातावरण चाहिए वो होता है। दूसरा, इस मिट्टी की जो मैं बताऊं खासियत क्या है, इसका जो कार्बन वैल्यू है वो अन्य जो रासायनिक खेती होती है और उसके मिट्टी की क्वालिटी में और इसकी मिट्टी के स्वास्थ्य में जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों से निवेदन ये करना चाहूँगा, अगर वो अपने खेत या के भविष्य को बचाना चाहते हैं, अपने पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इस मिट्टी को प्राकृतिक कृषि के माध्यम से हमें इसके स्वास्थ्य को बनाना होगा। और जो रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से यह बिल्कुल इसका स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया था इस फार्म का। और देखो आज इसकी मिट्टी एक इस तरीके से है कि यहाँ पर कृषि मंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ऐसे कोई देश या विदेश के बड़े रिसर्चर नहीं हैं जो इस फार्म पर विजिट न करके गए हों, और ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब प्राकृतिक कृषि फार्म गुरुकुल कुरुक्षेत्र में नहीं है। तो जो महामहिम आचार्य श्री देवव्रत जी की जो मुहिम है यह क्यों लाभकारी है, इससे आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले स्वास्थ्य रहेगा तो बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले प्राकृतिक खेती आपकी धरती के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करती है और कम लागत में ही, लगभग न के बराबर लागत में ही आप एक प्रगतिशील किसान बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनिक फार्म में 3 साल तक इंतजार करने की बात कही जाती है, इसमें ऐसा नहीं है। प्राकृतिक कृषि अगर आप बहुत ही ज़्यादा महीनता से आप इसका प्रशिक्षण लेंगे जो यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में दिया जाता है, तो आप एक उस स्तर के किसान बन सकते हैं जैसा कि यह गुरुकुल प्राकृतिक कृषि फार्म है। जय जवान जय किसान।